हेलो गाइस, मैं रुखसार सिंह। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है वी विल बी प्राउड इफ इंडिया बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। तो भाई अब आया ना दाड़ के थल्ले, वो पंजाबी में कहते हैं अब आया दाड़ के थल्ले। बड़ी बातें करता था ये। तो देखते हैं, मज़ेदार होगा वीडियो। परेशान होकर वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोवान जो भारत में आए थे G20 समिट के लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें बोली हैं भारत के बारे में। जब जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया एक परमानेंट सीट चाहता है, क्या आप इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इन्होंने सरप्राइजिंगली ये कह दिया कि टर्की विल बी प्राउड इफ ए कंट्री लाइक इंडिया बिकम्स ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मैं चाहता हूं जो इनकी ये जो स्टेटमेंट है ये आप सुने। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी बातें ऐड करी हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट लिसन टू दिस स्टेटमेंट। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than five. And when we say the world is larger than five, what we mean is that it's not only about the US, the UK, France, China and Russia. I mean those five countries. We don't only want to have those five countries on the Security Council of the UN. Right now, the permanent members of the Security Council and the non-permanent members of the Security Council, it's 5 plus 10. What we say is all of them, we should only have permanent members, and it should work on a rotational system. Because right now you have all these members, 195 countries who are all members of the UN. So we should have a rotational mechanism where potentially each and every member, every one of those 195 countries can potentially become a member. That's what we propose. So they should be able to enjoy that rotationally. And you know, resolutions, I mean, the world should not be confined into the lips of the 5 members only and what they will say. Because all the UN members, all these 195 members, without making a difference between permanent, non-permanent, they should potentially all be able to become a member of the Security Council. Then the whole world, I'm sure, will be happy. Thank you so much. Enjoy the ओके सो यहाँ पे एर्दोवान ने जो बोला है किसी को समझ नहीं आया। पहले इन्होंने बिल्कुल ये कहा कि इंडिया जैसा देश अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनता है, उसको लेकर वी विल फील प्राउड। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। आगे ये कहते हैं कि जी दुनिया बिग 5 से भी बड़ी है। बिग 5 की ऑफकोर्स यहाँ पे बात कर रहे हैं जो परमानेंट मेंबर है ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जिन कंट्रीज़ के बारे में आपको पता ही होगा, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यूएस। बट ये कह रहे हैं कि दुनिया उससे भी बड़ी है और भी बहुत सारे देश हैं। फिर इन्होंने बड़ी एक अटपटी सी बात बोली। इन्होंने कहा कि अभी ना सिस्टम यह है कि 5 स्थायी मेंबर रहेंगे और उसके अलावा 10 रहते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी मेंबर। ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रोटेशन बेसिस पर जो मेंबर्स हैं ये आते रहे। अब मैं अज्यूम करूंगा कि इनके कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि अभी के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, इनके पास वीटो की पावर है। ये चाहते हैं कि जो ये वीटो की पावर है ये रोटेशन बेसिस पर बहुत से कंट्रीज़ के साथ शेयर हो। आई थिंक ये वाला आइडिया कुछ सेंस बनाता नहीं है। रोटेशन बेसिस पर हम अगर वीटो देंगे तो इससे दुनिया में बहुत कियोस मचेगा। वीटो एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है, वो किसी ऐसी कंट्री को ही मिलना चाहिए जो बहुत लंबे समय से दुनिया में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखती आई है, जो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। अगर मान लो वीटो की पावर बाय डिफ़ॉल्ट, मान लो रोटेशन बेसिस पर पाकिस्तान बनता है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान बन चुका है इन द पास्ट, फ्यूचर में भी बनेगा। रोटेशन वोटिंग बेसिस पर पाकिस्तान का नंबर भी एक टाइम पे आ जाएगा। अब मान लो, आप इमेजिन करके देखो, पाकिस्तान जैसा इररिस्पॉन्सिबल कंट्री जो काफ़ी बार न्यूक्लियर थ्रेट दे चुका है, उसके हाथ में वीटो की पावर आ जाए, दैट विल बी डिजास्टर्स। तो इसलिए देखिए, एर्दोवान ने जो आधी बात बोली है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि ये प्राउड फील करेंगे कि अगर इंडिया बनता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर। मगर जो इनकी आगे की स्टेटमेंट है कि वी प्रपोज ए रोटेशन मैकेनिज्म वेयर पोटेंशियली ईच एंड एवरी मेंबर, every one of the 195 countries can potentially become a member of the UN Security Council proper, एक मेंबर बन जाए with all the powers।
आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। इससे मतलब कोई इरिस्पॉन्सिबल कंट्री को भी ये पावर मिल सकती है। बट एटलीस्ट एर्दोगान ने आगे ये भी ऐड किया कि इंडिया इनके लिए एक ग्रेट ट्रेडिंग पार्टनर है। लिटरली इन्होंने ये कहा है कि इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है टर्की का साउथ एशिया रीजन में। अगर हम यहाँ पे आप देख पाए, ये है साउथ एशिया रीजन, इसमें पाकिस्तान भी आता है। ऑब्वियसली इंडिया टर्की का जो ट्रेड है ये फार ग्रेटर है देन टर्की पाकिस्तान ट्रेड। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया टर्की का जो ट्रेड है ये आपको मिलेगा $10 बिलियन से भी ऊपर। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि इसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू टर्की ये आपको मिलेंगे $8.7 बिलियन। जब इंडिया और टर्की ट्रेड करते हैं तो बेसिकली हम ही टर्की को बेच रहे होते हैं, हम टर्की से खरीदते कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा इंडिया से टर्की में जाता है ना, वो देश में जो अमीर अपर क्लास टाइप के जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो काफ़ी बार छुट्टियां मनाने के लिए जब जाते हैं टर्की में, या फिर एक बीच में ट्रेंड चला था कि टर्की में शादी कर लो, तो उसके लिए जो लोग जाते हैं टर्की में वही पैसा खर्च करके आते हैं। ओवरऑल आप अगर देखो तो हम टर्की को बेचते ही हैं, खरीदते कुछ नहीं है। वेराज पाकिस्तान टर्की का आप अगर ट्रेड देखोगे तो बहुत ज़्यादा कम है, अराउंड $1.1 बिलियन ये भी पहुंचा है बहुत ज़्यादा पुश करके। तो एर्दोगान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साउथ एशिया में इंडिया टर्की का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और आप अगर जियोपॉलिटिकली देखो तो टर्की को आज के समय भारत की काफ़ी आवश्यकता भी है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, टर्की को भारत की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देखिए, टर्की की आज के समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि रशिया के साथ ब्लैक सी ग्रेन डील रीएक्टिवेट करना। कम शब्दों में समझा देता हूँ, ब्लैक सी ग्रेन डील है क्या। यूक्रेन एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर था गेहूं का पूरी दुनिया को। जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, यूक्रेन गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। यूक्रेन की शिप जब भी निकलती है ब्लैक सी से, रशिया उस पर अटैक कर देता है। टर्की ने यूएन के साथ मिलकर रशिया को यह समझाया कि आप प्लीज जो यूक्रेन की ग्रेन की शिप्स है ना, ये जाने दो, ताकि दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग टर्की, ये अपना पेट भर सके, इनको गेहूं मिल सके। रशिया ने कहा कि हम आप पे भरोसा नहीं करते, क्या पता आप एक शिप भेज दो यूक्रेन में, जो आप कहो कि खाली शिप है, कार्गो है, बस ग्रेन लेने के लिए आई है। उस शिप में आप हथियार भेज दो यूक्रेन को जो यूज होंगे रशिया के अगेंस्ट। तो हम ट्रस्ट नहीं करते, हम इसलिए बॉम्बिंग करेंगे यूक्रेन की शिप की। तो टर्की ने समाधान इसका ये निकाला, एक काम करते हैं, जो भी शिप यूक्रेन से आएगी या जाएगी और जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो मेडिटेरेनियन सी है, उससे कनेक्ट होगी, उसको टर्की से गुजरना होगा ना। टर्की के यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये रास्ता है, इसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना रशिया के एक्सपर्ट्स, टर्की के एक्सपर्ट्स, यूक्रेन के एक्सपर्ट्स और यूएन के लोग बैठेंगे और हर शिप की जांच पड़ताल होगी कि इस शिप में सिर्फ गेहूं ही है ना, या फिर ये शिप कंप्लीटली खाली है ना, कोई यहाँ पर हथियार, कोई डिफेंस रिलेटेड चीज तो यूक्रेन को नहीं भेजी जा रही। तो ये थी ब्लैक सी ग्रेन डील। लंबे समय तक ये डील चली, मगर हाल ही में रशिया ने ये डील तोड़ दी, ये कहकर कि इस डील से ना हमें कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा, हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो हम चाहते हैं कि रशिया पे जो एग्रीकल्चरल सैंक्शंस लगाए गए हैं ये हटा दिए जाएं, तभी ये ब्लैक सी ग्रेन डील हम रीएक्टिवेट करेंगे। तो टर्की आज के समय कोशिश कर रहा है कि पुतिन के साथ बातचीत हो, रशिया मान जाए। और टर्की को पता है कि अगर रशिया के साथ बातचीत करनी है तो उसमें इंडिया एक क्रिटिकल प्लेयर रहने वाला है। इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरीके से इंडिया ने G20 में रशिया को बचाया है, रशिया इन द फ्यूचर डेफिनेटली इंडिया की ज़रूर सुनेगा। मगर वैसे आप अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें, एक मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश तरीके से बात कर रहा हूँ, हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि जो यूक्रेन का गेहूँ है इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचे ना पहुँचे। इंडिया इज सेल्फ सफिशेंट। हम लोग यूक्रेन से गेहूं परचेज करते नहीं है। थोड़ा बहुत बीच में हमने जब सरप्लस मंगाना था गेहूं, तो वो भी हम रशिया से ही परचेज कर रहे हैं। तो अगेन मुझे लगता नहीं है कि जो टर्की की उम्मीद है उसमें इंडिया जेन्युइनली हेल्प भी करेगा टर्की की। तो अभी के लिए इनकी जो स्टेटमेंट है सुनने में अच्छी लगती है, मगर उसके पीछे एक स्वार्थ भी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर यह कहूँगा कि बिल्कुल टर्की से अभी इन द फ्यूचर बहुत सारे मीठे शब्द सुनने को मिलेंगे, बट इट इज़ ओनली बिकॉज टर्की नीड्स इंडिया डेस्परेटली। रशिया को मनाने के लिए इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के साथ अपने सारे डिस्प्यूट ख़त्म कर दिए हैं। पहले दोनों देश WTO पे खूब लड़ा करते थे,
मगर सिंस दोनों कंट्रीज के रिलेशंस अब इतने अच्छे हो गए हैं कि WTO में सारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर लिए जा चुके हैं। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, US, साउथ कोरिया या जापान। बताइए वो कौन सा देश है, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर तो जी वीडियो होगी ख़त्म। ये है इंडिया की पावर। अहमदुल्ला उधर देखो, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। ये है चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के सम्राट। ये है इंडिया, उनका दुश्मन। क्योंकि एक वीडियो आई थी प्रशंसा की थी जिसमें मतलब कि ग्रीस ने कहा था, आई थिंक, हाँ ग्रीस ने कहा था किसी इन कंट्रीज में किसी, यानी कि ग्रीस, साइप्रस और 3-4 कंट्रीज ने पाकिस्तान इंडिया को उस ग्रुप में शामिल होने के, और ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है ये इंडिया टर्की के अगेंस्ट है। मतलब जिस ग्रुप ने इंडिया को शामिल होने का कहा था अपने ग्रुप में, तो अब आया ना दाढ़ थल्ले, अब मिनटों पर आ गया। अब क्या था कि मुझे खुशी होगी कि इंडिया UN का मेंबर बनेगा। इंडिया पावर, वो बंदा पावर नहीं है, वो इंसान, वो मर्द ही नहीं है, वो तो औरत से भी बदतर है। जिससे औरत हम कहते हैं मर्द, कौन हो? एक मिनट, कौन? वो शख्स नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाए, अपनी बात को बदला ले। ये किस तरह बातें करता था अर्दगान, हाँ जी, तो नहीं छितर लगे, छितर लगे। मेरे ख्याल में कश्मीर के मसले पर भी तो भाई ये कहता था कि मैं अपनी फौजें उतारूंगा कश्मीर के लिए, मतलब पाकिस्तान के साथ। अगर इंडिया ने कुछ किया तो अब देखें। फिर ये बंदा इंसानों वाली बात तो नहीं है ना। वो बात का मैटर है कि इंडिया की वजह से जो भी है, लेकिन इंसानों वाली यहाँ पे पाकिस्तान अपना कंट्री देखता है, देखता है, फायदा देखता है मुल्क अपना। पाकिस्तान तो फिर इसलिए से बेहतर है ना कि अपनी बात पर तो है ना। कौन सी बात है? एक मिनट, कौन सी बात? इस बात पर तो है ना कि कश्मीर हम लेंगे, उस बात पर है। ट्रेड नहीं हो रही तो नहीं हो रही। उन्होंने किसी तरह की है, किसने किसने तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट नहीं की? किसने किया? मेरे को किसी का बयान सुना तो भूल गया। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि इंडिया टेबल टॉक करे, हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं। भूल गए हो कदे? बिलावल साहब नहीं गए, भुट्टो साहब, बिलावल साहब नहीं गए थे? किधर सोए हुए हो? नशा किया है, कोई सस्ता कर रहा है नशा। मैं आपसे ये बुलवाना चाहता हूँ, मुझे पता है। वो जब वहाँ पर गया था, मैं कौन बात वहाँ पर लाना चाहता था। कौन गया था? बिलावल नहीं गया था। अच्छा। जब उसने हैंड उसके नहीं मिलाया था उसके साथ इंडिया के जो, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कितनी अहमियत उन्होंने दी है। तो मैं यही बात वहाँ पर लाना चाहता था कि ये इंसानों वाली बात है, क्योंकि ये भी बात जाकर भौंकता था बिलावल भी। इसने मोदी को गुजरात का कसाई भी कहा था। ये बताओ, फिर ये बात तो नहीं हुई ना हुई कि यहाँ पर मैं तो एक बात बताऊं, मैं बताऊं, वो उस वक्त पाकिस्तान का वजीर खारजा था, फॉरेन मिनिस्टर था। अच्छा। मतलब ये कि जो उसकी बात वो पूरी पाकिस्तान की बात, जो उसकी हाँ वो पाकिस्तान की हाँ, जो उसकी ना पूरे पाकिस्तान की ना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, चाहे उसके पीछे कोई हैक नहीं है, लेकिन हकीकत में किसने किसको सुना था? फॉरेन मिनिस्टर के लोग सुनते हैं कि अब ये क्या बोलता है, पुलिस से क्या जाता है, डिप्लोमेसी क्या करता है। तो पहले भौंकता रहा, कहता रहा कि मोदी जो है वो कसाई है, गुजरात का कसाई है। फिर कहता है, फिर क्या कहा जो मतलब पड़ा, फिर भागता चला गया। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि आपको पूरी एज अ नेशन उसने छित्र लगवा दिए, आपकी बेइज्जती करवा दी एज अ नेशन। बिल्कुल होल नेशन की बेइज्जती हुई। तो यही बात मैं भी करता हूँ, क्योंकि बात आप करें असल में मुझे भी लगता है ये हमारे हुक्मरानों का झूठा भी खा लिया, वो भी बयान बदलने लग गए। कौन? बिल्कुल उर्दवान साहब। हाँ। बिल्कुल बात हमारे जो हुक्मरान है, आम ले लो, आम खा लिया, आम ले लो। वो झूठे आम पाकिस्तान से गए थे पेटियों से, तो वो खाए तुर्की के लोगों ने। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान है ना, वो अक्सर ऐसी बोंगियां मारते रहते हैं और बयान कुछ और देते हैं, और फिर उसी पे खुद को शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे बिलावल साहब ने मोदी को गुजरात का कसाई बोला और बाद में जाके उनको अपने मफाद के लिए कहना पड़ा। मुखलस आया ना कोई लीडर, तो मेरी नज़र में वो है जुल्फकार रिपोर्टर, और उनके बाद आए अपना इमरान खान साहब है। तो दोनों का इंजाम देख लें कि क्या खान को सियासत नहीं आती, ये बात तो हकीकत है यार, उनका एक्सपीरियंस नहीं है ना उनका। तो दूसरी बात ये है कि अब क्रू टाइट हुए हैं, किसके? टर्की के क्रू टाइट। वही स्क्रू जो भी है, स्क्रू है, वो टाइट हुआ है। तो अब क्या कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे खुशी होगी।
ये तुर्की के तैयब बुर्तुगान के मुंह से ये लफ्ज निकले। मैं तो पहले हैरान हो गया था ये वीडियो सुनकर भाई सारे मैं परेशान था कि ये क्या सारे कंट्री मुनाफिकत की उनका हाथ रुझान होगी जो है यार। इंडिया की तरफ है और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट हब बन चुका है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इंडिया के साथ आ गया इंडिया तो छा गया इंडिया। हाँ। बस बात यह है कि आ गया और छा गया, उन्होंने छा गया और दुनिया भी उसके पीछे चल रही है और वो दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। वो G20 की समिट का मैंने देखा था मंजर, मोदी साहब आगे आगे चल रहे हैं और बाकी जो बाइडेन उसके साथ है, पीछे पीछे दुनिया सारी चल रही है। तो भाई उनकी कंट्री में गए थे तो उनके पीछे चलना ना कि मोदी ने उनके पीछे चलना था, आप भी कुछ बराबर नया तो चल करके सकते थे ना। वो देखें कि वो रास्ता वो देखने का थोड़ा था तो तांग था। उसकी वजह से नहीं तांगे तो नहीं था, खैर चल भी सकते थे लेकिन फिर भी वो पीछे चल रहे थे, वो आगे चल रहे थे। तांग नहीं था तो साथ क्योंकि गुरु से आगे नहीं कोई भी चलता, गुरु से आगे कोई भी नहीं चलता। बात जैसे भी हो ना, रहमतुल्लाह ने ये नहीं मानना कि इंडिया जो है ना बहुत आगे जा रहा है। जा रहा मैं तो ये मान नहीं रहा तो हूँ। फिर आप मैं- ये क्यों कह रहे हैं कि टाइट वो- हुआ ना अब अर्दुगान का, अब बोल रहा है बड़ी मीठी मीठी बातें अब हो रही हैं, अब मुंह से फूल झड़ रहे हैं। पहले बड़े ये बकवास किया करते थे, बिल्कुल अब बड़ी भाई मीठी सब मीठी बातें अपने हो रही हैं। मफाद को देखते हैं, सब अपने मफाद को देखते हैं, कोई किसी का नहीं है। कोई कहते हैं ये कहते हैं कि इस्लामी बरादर मुबालक है, कोई बरादर बरूदर नहीं है, कुछ नहीं है। सब अपने मफाद के लिए, अपने मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं। खैर अफसोस इस बात पर हुआ कि उर्दुगान भी अपनी ज़ुबान से फिरा और इसका भी कोई अता पता नहीं चलता। अब स्क्रू भी टाइट किए, वो जब उन्होंने 4 कंट्रीज़ ने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, तो उसके बाद ये इसको थोड़ा सा एहसास हुआ यार इंडिया तो मिल गया, तो ये तो पूरी दुनिया समझो मिल जाएगी इनके साथ, क्योंकि G20 में अफ्रीकन भी आ गए, यूरोपियन भी आ गए, ऑस्ट्रेलियन भी आ गए और कैनेडियन भी आ गए और मतलब कि USA भी आ गए। सब दुनिया इसके पीछे फिर खड़ी हो जाएगी। इसलिए अब कह रहा है अच्छा खैर बन भी गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें खुशी हो गई। ये सब अब जो फूल झड़े हैं तुर्की के मुंह से, ये मुनाफिकत है। ये है मफाद ये परस्ती। कुछ भी नहीं लगता इंडिया का। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नेटल साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।